हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट लर्निंग चैनल द साइंस टीचर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। किस टॉपिक से रिलेटेड है? एनर्जी से रिलेटेड है। मतलब इन एनर्जी से इन्वायरमेंट को क्या परिणाम मिल रहे हैं। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब होते हैं परिणाम। इसके बाद हम यहाँ जानेंगे हाउ लॉन्ग विल एन एनर्जी सोर्स लास्ट अस, जिसमें हम देखेंगे, बात करेंगे एनर्जी सोर्स के अवेलेबिलिटी पर, कब तक वो चलेगा। ऑलराइट, यानी हम लोग कब तक इस एनर्जी के सोर्स को यूज कर सकते हैं, कब तक हम लोग चलेंगे। तो उससे पहले कुछ क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है दैट व्हाट काइंड ऑफ मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन वुड बी बेस्ट सूटेड फॉर यूज इन अ सोलर कुकर, वाई। कहता है कि सोलर कुकर जैसे आपने देखा होगा, उस पर एक मिरर लगा हुआ होता है और इस पर क्या होता है, ये बॉक्स जो है ब्लैक कलर का होता है और इस पर एक कांच लगा हुआ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और एक यहाँ पर मिरर लगा हुआ होता है। ये जो है ये मिरर लगा हुआ है। तो ये किस टाइप का मिरर होना चाहिए ताकि जो है हम लोग सोलर कुकर में अच्छे से खाना पका सकें? कॉनकेव होना चाहिए, कॉन्वेक्स होना चाहिए या प्लेन होना चाहिए? तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इसमें डिफरेंस ये होता है कि रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो अगर अंदर की ओर हो, यानी ये केव बनाए, तो ये कहलाता है कॉनकेव मिरर। और अगर ये बाहर की ओर हो, बाहर की ओर निकला हुआ हो, तो इसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और कॉनकेव मिरर का आपने प्रॉपर्टी ये भी देखा होगा कि ये लाइट को जो है एक जगह पर ये फोकस करता है, एक जगह पर सभी लाइट को एक जगह पर एकत्रित करता है, यानी कि कन्वर्जेंस नेचर है। वहीं कॉन्वेक्स का क्या होता है कि ये डाइवर्जेंस नेचर का होता है, दूर कर देता है सभी लाइट के सोर्स को, लाइट के सोर्स से जो भी लाइट आता है उसको रिफ्लेक्ट करके दूर भेज देता है। अब प्लेन मिरर जैसा आता है वैसे उसको ट्रांसफ़र कर देता है। ऑलराइट, सो हमें सोलर कुकर में क्या चाहिए कि सभी लाइट के जो भी सोर्स आ रहे हैं वो एक जगह पर आ जाएं, एक जगह पर ज़्यादा हीट हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर किस तरीके का मिरर यूज करेंगे? कॉनकेव मिरर यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा कहता है क्वेश्चन नंबर 2 दैट व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द ओशंस। ओशन से क्या क्या लिमिटेशंस हैं हमें एनर्जी सोर्स लेने के लिए? लिमिटेशंस क्या क्या हो सकते हैं? तो ओशन से हम लोग कैसे लेते हैं यहाँ पर एनर्जी? टाइडल एनर्जी लेते हैं, टाइड्स फॉर्म होता है उसके वजह से। हम टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हम वहाँ से एनर्जी लेते हैं। हम वेव फॉर्म होता है, उस वेव फॉर्म होने से हम यहाँ पर एनर्जी लेते हैं। तो ये टाइडल जो है ये डिपेंड करता है अर्थ, मून और सन का जो पोजीशन है उस पोजीशन पर। तो कुछ स्पेसिफिक पोजीशन पर ही हमें हाई टाइड्स, लो टाइड्स मिलते हैं। तो वो एक इसका लिमिटेशन हो गया कि वो पोजीशन होना चाहिए। दूसरा लिमिटेशन ये है कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस पर 2 किलोमीटर में 20 डिग्री सेल्सियस नहीं है तो हम ये हाइड्रोथर्मल एनर्जी नहीं ले सकते। और वेव्स का अगर हम बात करें तो वेव अगर अच्छी हवा नहीं चलती हैं तो यहाँ पर वेव्स जो हैं वो फॉर्म ज़्यादा नहीं होंगे, तो वेव्स का भी यहाँ पर हम लोगों के पास लिमिटेशन आ गया। ऑलराइट, तो ये सभी कुछ लिमिटेशंस हैं आपका ओशन से एनर्जी लेने का। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दैट व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या है? तो जियोथर्मल एनर्जी हम लोगों को अर्थ के क्रस्ट पे होने वाली जो गर्मी है उस गर्मी से प्राप्त होता है। इस गर्मी से जो लावा होते हैं वो थोड़े से ऊपर में आ जाते हैं और ऊपर में आकर के अगर जम जाते हैं और वो अपने आसपास के पानी को गर्म करने लगते हैं, और अगर वो पानी बाहर आ जाता है तो स्प्रिंग हो जाता है, हॉट स्प्रिंग। तो उसमें से या फिर जब ये पानी गर्म हो जाता है और यहाँ से वाष्प होकर के ये बाहर निकलता है, तो उस वाष्प से हम मोटर को, टरबाइन को यहाँ पर हम रोटेट कराते हैं, टरबाइन को रोटेट कराते हैं, मोटर नहीं, मोटर उसका अपोजिट हो गया। तो टरबाइन को जब हम रोटेट कराते हैं तो उस टरबाइन से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी गेन करते हैं। तो ये हो गया आपका जियोथर्मल एनर्जी। जियो मतलब कि अर्थ, यानी कि ये जो हमारे पास में अर्थ है उस अर्थ के हीट, थर्मल यानी कि हीट से हम लोग जो एनर्जी लेते हैं वो जियोथर्मल एनर्जी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, कहता है दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। अब देखिए,
हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी का डिसएडवांटेजेस पढ़ रहे थे, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे कि यार इसको यूज नहीं करना चाहिए, मतलब इस पर रोक लगा दिया गया है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि एडवांटेजेस क्या हैं। तो जियोथर्मल एनर्जी का जो एडवांटेज है वो है कि ये बिल्कुल पोल्यूशन फ्री है, मतलब कि इसमें कोई भी स्मोक नहीं निकलता है, कोई भी यहाँ पर एक्स्ट्रा इस पर वेस्ट नहीं निकलता है। एक्सपेक्ट जो आप एनर्जी का इसमें से कर सकते हो बहुत हाई होता है, यानी कि इतना हाई एनर्जी आप इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बाकी दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत ही पीछे रह जाते हैं। यानी कि 1 एटम ऑफ कार्बन को अगर हम बर्न कराएं, उसमें से जितना एनर्जी हम लोगों को बर्न कराने से निकलेगा उसमें से 10 मिलियंस टाइम उस एनर्जी का अगर हम एक यूरेनियम एटम को अगर हम यहाँ पर फ्यूज़न कराएं तो एनर्जी रिलीज़ करता है इतना ज़्यादा। तो आप कह सकते हो कि एनर्जी रिलीज्ड पर यूनिट मास इज रिलेटिवली वेरी वेरी हाई। अब न्यूक्लियर एनर्जी में फिज़न के साथ साथ क्या आता है, फ्यूज़न भी, फिज़न के साथ साथ फ्यूज़न भी आता है। तो यूरेनियम का क्या होता है, फिज़न होता है, अभी मैंने आपको फिज़न ही कहा था ना, फिज़न होता है। और जो आपका छोटे मास वाले एटम्स होते हैं उसका फ्यूज़न होता है। अगर हम हाइड्रोजन, हमारे पास में 4 हाइड्रोजन हैं, अब उन 4 हाइड्रोजन को फ्यूज़ करा दें, यानी कि एक साथ मिला दें, एक साथ इन चारों को मिला दें, तो इसमें से जो एनर्जी यहाँ से रिलीज़ करेगा वो एनर्जी 27 MeV के बराबर होता है, जो कि काफ़ी बड़ा यूनिट है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये थे आपके पहले के कुछ क्वेश्चंस। अब आते हैं हम इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस में। एनर्जी प्रोड्यूस करना, एनर्जी कंज्यूम करना, ये सभी इन्वायरमेंट में क्या परिणाम डालते हैं। कहता है कि सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, प्रीवियस सेक्शन में हमने देखा कि इसको एक्सप्लॉटिंग अगर हम करते हैं तो वो एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करता है किसी ना किसी हालत में ही। अब अगर हम किसी भी सिचुएशन का बात करें, किसी भी सिचुएशन में, तो सोर्स से जहाँ पर हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वहाँ से अगर हम बात करें तो वो सोर्स डिपेंड करेगा कुछ फैक्टर्स पर, जैसे कि हमें कितना एनर्जी चाहिए, कितना ज़्यादा हमें एनर्जी चाहिए, उसमें से वो कितना एनर्जी प्रोवाइड करा सकता है, क्या उसका एफिशिएंसी क्या है, हमें एनर्जी वहाँ से लेने में क्या खर्च पड़ेगा, हमारे पास में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है उस अवेलेबल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने में, क्या वो इन्वायरमेंट को कुछ डैमेज करेगा। अगर हम क्लीन फ्यूल जैसे कि सीएनजी का भी अगर बात करें तो क्या ये यहाँ पर इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि यहाँ पर कुछ इन्वायरमेंट को कुछ अफेक्ट कर रहा है क्या, इन्वायरमेंट में कुछ इसका परिणाम आ रहा है क्या। हाँ, इन्वायरमेंट में इसका भी परिणाम आएगा ही आएगा। इसको सीएनजी को बनाने में जो खर्च आया, जो सीएनजी एक्सट्रैक्ट करने के बाद में जो भी वेस्ट यहाँ पर बचे, वो सभी इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ अपना एक गलत या फिर दुष्प्रभाव डालेंगे ही। अगर हम एकदम क्लीन चीज़ का बात करें, मान के चलिए कि सोलर सेल का बात करते हैं। सोलर सेल जो है वो, अगर आप कहीं पर आपके पास में सोलर सेल है, आप तो कहोगे कि ये तो कोई भी पोल्यूशन नहीं कर रहा है, ये तो बिल्कुल क्लीन है, यहाँ सनलाइट पड़ता है, इसमें से हम एनर्जी लेते हैं। लेकिन सोलर सेल को बनाने में जो प्रोसेस का यहाँ पर फॉलो किया हुआ है, जो प्रोसेस इसमें लगा, वो भी इन्वायरमेंटल डैमेज को प्रमोट करता है। ऑलराइट, तो ये थे कुछ इन्वायरमेंट में कुछ परिणाम जो हो रहे हैं, और यहाँ पर रिसर्चर्स जो हैं वो अभी कंटिन्यू किए हुए हैं कि कुछ लॉन्ग लास्टिंग डिवाइसेस यहाँ पर बनाएं जो कि पूरे लाइफ चले और इन्वायरमेंट को उतना नुकसान ना पहुँचाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस की ओर में। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, कैन एनी सोर्स ऑफ एनर्जी बी पोल्यूशन फ्री, वाई और वाई नॉट। तो अभी अभी हमने देखा कि कोई भी सोर्स जो है वो पोल्यूशन फ्री नहीं हो सकता है, उसको बनाने में या फिर उसका यूज़ करने में कुछ ना कुछ पोल्यूशन या फिर कुछ ना कुछ अफेक्ट इन्वायरमेंट को पड़ता ही है। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हाइड्रोजन हैज़ बीन यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल, वाई वुड यू कंसिडर इट क्लीनर फ्यूल देन सीएनजी, वाई और वाई नॉट। मतलब कहता है कि रॉकेट फ्यूल की जगह पर हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है, तो आप क्या इसको कंसिडर करते हो, सीएनजी से ये हाइड्रोजन एज अ फ्यूल ये ज़्यादा क्लीनर है, अगर है तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है
वो CNG से क्लीनर होता है, क्योंकि CNG जो है वो कंटेन किया हुआ होता है कार्बन का। जब भी हम CNG यूज करते हैं तो कार्बन उसमें से एक्सट्रैक्ट होता है। तो कार्बन के कोई भी प्रोडक्ट हैं, अगर उसका हम यूज़ करते हैं, उसको बर्न कराते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल वहाँ से रिलीज़ होता ही है। लेकिन हाइड्रोजन का अगर हम यहाँ पर फ्यूज़न कराएं, हाइड्रोजन का अगर हम फ्यूज़न कराएं तो फ्यूज़न कराने में कोई भी वेस्ट मटेरियल यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होता है, एनर्जी रिलीज़ करता है और यहाँ पर हीलियम बन जाता है हाइड्रोजन। तो ये इसी की वजह से यहाँ पर हम रॉकेट फ्यूल की जगह पर हाइड्रोजन का फ्यूज़न कराते हैं, फ्यूज़न कराते हैं। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हाउ लॉन्ग विल एन एनर्जी सोर्स लास्ट अस। कहता है कि हमने पहले देखा है कि फॉसिल फ्यूल ज़्यादा दिन तक टिकने वाला है नहीं, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। एक बार यूज करने के बाद दोबारा हम यूज नहीं कर सकते हैं। अगर वहीं पर हम बायोमास का यूज करें, अगर हम ट्री को कट करने की जगह पर हम बायोमास का यूज करें, तो बायोमास से हम कह सकते हैं कि ये जो है काफ़ी लंबा चलेगा, क्योंकि ये बायोमास जो होता है वो रीजनरेट करते हैं और ये रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है द रीन्यूएबल एनर्जी जो है वो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, जिसमें एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रिपीट हो रहा है, वो लगातार बढ़ रहा है, ठीक है ना। जैसे कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो रिपीट कर रहा है, फिर दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में आ रहा है, फिर से वो, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर 9 में ही। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि ये स्टोर ऐसा किया हुआ है, एक अंडरग्राउंड में इस तरीके से स्टोर किया हुआ है रिजर्वायर के तरीके से, कि इसका एक्सट्रैक्शन करना प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल है, मतलब इतना हमारे पास में रिन्यूएबल एनर्जी है। ऑलराइट, तो कुछ एक्टिविटीज़ हैं, आप डिबेट कर सकते हो इन इशूज़ को अपने क्लास पर, दैट आई डोंट थिंक दैट इट इज़ नेसेसरी टू डिस्कस हियर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दैट आप कुछ ऐसे 2 रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बताइए जो आप चाहते हो कि ये रीन्यूएबल है, मतलब जो आप जानते हो, आपको लगता है कि ये रीन्यूएबल है, और ऐसा क्यों है, आप रीज़न भी दीजिए। आप कह सकते हो सन कंटिन्यूअस हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, हीट प्रोवाइड कर रहा है। आप कह सकते हो विंड, सन कभी ख़त्म नहीं होगा, विंड कभी ख़त्म नहीं होगा, विंड जो है वो हमेशा बहते रहेगा। अगर सन है यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है एयर में, तो वो बहेगा ही, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा ही, विंड कभी ख़त्म होने वाला है नहीं। तो ये हो गया आपके 2 एनर्जी के सोर्स जो रीन्यूएबल हैं। आप सन से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, सोलर पैनल से, और बहुत सारे इसमें से आप निकाल सकते हो पॉइंट। आप यहाँ पर कह सकते हो कि विंड से हम विंड मिल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसका एनर्जी हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा सकते हैं, ईजी है। कहता है क्वेश्चन नंबर 2 दैट 2 एनर्जी सोर्स के नाम बताइए जो यहाँ पर आप समझते हो कि एग्जॉस्टेबल है, मतलब ख़त्म हो सकता है, और इसका रीज़न दीजिए। पहला आप कह सकते हो कोल, दूसरा आप कह सकते हो पेट्रोलियम, या फिर आप कह सकते हो वुड। वुड जो है वो आप देख रहे हो कि धीरे धीरे कटते जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है। कोल आप कह सकते हो कि काफ़ी दिनों तक, लंबे टाइम लगते हैं इसको बनने में, तो ये ख़त्म हो सकता है। चलिए कुछ समराइज़ कर लेते हैं यहाँ पर। लिविंग स्टैंडर्ड अगर बदलता है तो हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट भी बदल जाता है, और अगर एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है तो उसको, उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए हमें एनर्जी की एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा। हमें न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में यहाँ पर जानना पड़ेगा। कुछ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम यहाँ पर अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, और इसमें कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में यहाँ पर कुछ फॉसिल फ्यूल जो हैं वो डेंजर्ड हैं, क्योंकि वो एग्जॉस्टेड हो रहे हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, और वो नॉन रीन्यूएबल हैं। अब हम ऐसे एनर्जी सोर्स को ही चूज़ करेंगे जो हमारे पॉकेट फ्रेंडली हो, अच्छे से उसका टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, पूरे तरीके से उसके एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो इफ़िशेंसी उसका अच्छा हो, उसका जो इफ़िशेंसी है उसको हम यूज़ भी कर पाएँ, ऐसे हमारे पास में टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इन्वायरमेंट को वो डैमेज ना करें। और बहुत सारे सोर्स ऐसे हैं ना एनर्जी के, जो अपने आप को डिराइव करते हैं एनर्जी के सन के एनर्जी से रिलेट करके। सन एनर्जी वो लेते हैं और उसको यहाँ पर वो चेंज करते हैं, और वो एक अलग सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाते हैं। जैसे आप कह सकते हो विंड का ब्लो होना सन के टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। आप सोच सकते हो कि ओशन से जो एनर्जी मिलता है वो भी यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से होता है।
सो ये था हमारा ये एनर्जी वाला चैप्टर, कहाँ से हम लोग एनर्जी लेते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, इन्वायरमेंट में क्या डिफेंड डालता है। ऑलराइट, तो चलते हैं अगला चैप्टर की ओर में। अगले चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आते हैं। ऑलराइट, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।